हेलो एवरीवन, 5 अगस्त को होने वाले बिहार होमगार्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी की 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिसको पीडीएफ चाहिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछता है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? इनमें से संकर शब्द कौन सा है पूछ रहा है। तो संकर शब्द वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेल अंग्रेजी शब्द का तथा गाड़ी हिंदी शब्द का है, दो शब्द से बन के मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में अन और अ का क्या है? तो ये क्या है? तो ये क्या है? ध्यान रखिएगा। देखो, अनुस्वर और विसर्ग जो अ है उसका हिंदी व्याकरण में अयोग वाह वर्ण माना जाता है। यह वर्ण पुनः स्वर है जो ना ही पुनत व्यंजन। तो क्या हो जाएगा हमारा? अयोग्य वाह। ठीक है, क्या हो जाएगा? अयोग वाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। क्या पूछता है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो देखो, कंठ से पूछ रहा है तो क वर्ग की सभी ध्वनियां जो होती है वो कंठ से उच्चारित होती है। ठीक है, इसलिए उन्हें कंटक ध्वनि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क ख ग घ अंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। त वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? त का उच्चारण होता है दांत से। किससे होता है? दांत से त का उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। त वर्ग का जो उच्चारण है वो स्थान हमारे दांत यानी कि दंत से होता है। उसके उच्चारण में चिन्ह दांत का स्पर्श होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लीजिएगा। आप बोल के ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या पूछता है। तो देखो, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की कुल जो संख्या होती है, स्वीकृति होती है, वो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी पे करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। श वर्ग का किसके योग से बना हुआ है? तो किसके योग से बना हुआ है? ये बना है क प्लस ट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रहा है। तो देखो, नहीं शब्द में अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग मूल रूप से माना जाता है, जबकि गंगा, चंचल और ठंडा में शुद्ध अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, क्या ये सब जो है गंगा, चंचल और ठंडा, इनमें क्या है? ये तीनों में स्पष्ट रूप से अनुस्वार बिंदु का प्रयोग मिलता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8 वाला। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और नास जो गूंज नहीं होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्द के दोनों या सभी खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे पुस्तकालय इज इक्वल टू पुस्तक प्लस आलय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यौगिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? इनमें से तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य से कम वायु निकलती है, क्या मुख्य से कम वायु निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1 ला, 3 रा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या कर दीजिएगा? क और ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 11। निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा च छ ज झ। क्या? च छ ज झ हो जाएगा। च वर्ग की ध्वनि का उच्चारण चिन्ह तालु का कोमल भाग का स्पर्श करती है, अत इनमें तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? च छ ज झ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 हो गया। 12 पे प व्यंजन का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? प का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग यानी कि प फ ब म के वर्ग का उच्चारण दोनों ओठों के परस्पर से मेल होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, ओष्ठ में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा?
ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं? ईद के दिन को जो मुसलमान धर्म होंगे, हमारे वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा जब आप लोगों का ईद का त्यौहार होता है तो हम उनको जब पैसे देते हैं छोटे लोगों को, ईद के दिन बड़ों को छोटे द्वारा दिए जाने वाले पैसे को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बोलते हैं ना कि ईदी दो। आप लोग जब बोलते होंगे ना ईदी चाहिए, तो यहाँ पे जो भी आपके सब में बोला जाता है इसको ईदी बोलते हैं। ठीक है, ईद के त्यौहार पर बड़ों द्वारा छोटों को स्नेह स्वरूप दिए जाने वाले जो उपहार या पैसे होते हैं, धन होते हैं, उसको ईदी बोला जाता है। ठीक है, तो ईदी में लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास विद्यमान है? तो ध्यान रखना यहाँ पे कि गुरु दक्षिणा का समास विग्रह, गुरु के लिए दक्षिणा होता है। यहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लोप होने से संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। ये भी क्वेश्चन देखो वो काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या पूछता है कि वर्धवागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वर्धवागम का सही संधि विच्छेद होता है वधु प्लस आगम। क्या होता है? वधु प्लस आगम। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, वधु प्लस आगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। क्या पूछता है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखो ऐसे होता है हमारा जीत प्लस इंद्रिय। ठीक है, जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? युधिष्ठिर का पूछ रहा है, तो ऐसे होता है देखो, युधि प्लस स्थिर। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विच्छेद युधि प्लस स्थिर होता है। यह व्यंजन संधि का एक विशेष नियम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मालिन में कौन सा समास प्रयुक्त है? माली और मालिन में कौन सा समास यहाँ पे प्रयुक्त है? तो देखिए यहाँ पे माली और मालिन का समास विग्रह माली और मालिन है। इस पद में दोनों पद प्रधान और बीच में योजक चिन्ह के जो द्वंद्व समास को पहचान है, तो द्वंद्व समास में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वेद प्लस युक्त, आधा का ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा ए, वेद प्लस युक्त। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्याकुल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकुल शब्द का पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा वी प्लस आकुल। ठीक है, वी प्लस आकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? इत्यादि का पूछ रहा है, तो इति प्लस आदि। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे डी, इति प्लस आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 में। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद, स्वागत का पूछ दिया, तो सु प्लस आगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी में लगा दीजिएगा। 23 देखिए, महोत्सव का सही महोत्सव शब्द का सही अर्थ क्या होता है? महोत्सव का पूछ रहा है, तो महोत्सव का अर्थ महान है जो उत्सव होता है। ठीक है, क्या होता है? महान है जो उत्सव होता है। इसमें कर्मधारय समास निहित है, जहाँ प्रथम पद विशेषण है। ठीक है, प्रथम पद क्या है? विशेषण है, महान है जो उत्सव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 में। महर्षि शब्द का सही संधि विग्रह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो महर्षि का सही जो विग्रह होता है वो होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा बी, महा प्लस ऋषि। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जहां आ प्लस री मिलकर और हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखो भरपेट शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? भरपेट में पहला पद जो है भर एक अव्यय उपसर्ग है। ठीक है, और यह पूरा पद क्रिया विशेषण की भांति कार्य करता है, तो अत यहाँ पे अव्ययीय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिएगा अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 में। नीलगाय शब्द में निम्नलिखित में कौन सा समास है? नीलगाय पूछ रहा है, तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे ए। ठीक है, नीलगाय का विग्रह नील है जो गाय है, यहाँ पे नील विशेषण है और गाय क्या है? विशेष है। ठीक है, तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए।
उत प्लस नति में कौन सा संधि व्याकरण समस्त है? इसमें उन्नति शब्द उत प्लस नीति के मेल से बनता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ व्यंजन त का मेल व्यंजन न से हो रहा है, जिससे त अपने वर्ग पंचमाशय न में बदल जाता है, तो हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। संसार सम प्लस सार किस संधि का प्रमुख उदाहरण है? तो देखो संसार का सही संधि विच्छेद सम प्लस सार होता है, जो कि शुद्ध व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है ये? शुद्ध व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि लगा दीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिए 29 में आ जाइए। निरोग शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग का क्या हो जाएगा? नी प्लस रोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नी प्लस चल, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। सप्त ऋषि शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो ऐसे होगा, देखो सप्त आधा प और प्लस ऋषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा सी, सप्त प्लस ऋषि। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा मन प्लस योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ दिया, तो प्रति प्लस एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चुपचाप यहाँ पे प्रति प्लस एक पे लगा देना। 34 में आ जाइए। ग्रीस का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन है? ग्रीस का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रीस का? तो देखिए गिरी प्लस ईस हो जाएगा, बड़ी ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर दीजिएगा, गिरी प्लस बड़ी ईश हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 में आ जाइए। क्या पूछता है कि देश प्रेम, देश के लिए प्रेम में कौन सा समास है? कौन सा समास इसमें? तो देखो देश प्रेम का समास विग्रह देश के लिए प्रेम होता है, ठीक है, जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप है, अतः तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 में आ जाइए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य में कौन सा समास विद्यमान है? तो इसमें कौन सा समास विद्यमान है? तो पाप और पुण्य का समास विग्रह पाप और पुण्य होता है, इसमें दोनों पद समान रूप से प्रदान है, इसलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, बी कर दीजिएगा। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवासुर, देव और असुर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो देखो यहाँ पे देवासुर शब्द का विग्रह देव और असुर होता है, यहाँ दोनों पद प्रधान है, ठीक है, क्या है? दोनों पद यहाँ प्रधान है, अतः द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर चुपचाप आंख बंद करके डी में लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। जगदीश, जगत प्लस ईश में कौन सी संधि निश्चित है? इसमें निहित है, देखो तो कौन सी हो जाएगी? तो जगदीश का सही संधि विच्छेद होता है यहाँ पे जगत प्लस ईश, जो लिखा है ऊपर में, ठीक है, यहाँ त व्यंजन का मेल ईश्वर से हो रहा है, इससे तत् का परिवर्तन द में हो जाएगा, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है पूछ रहा है। तो गागर में सागर भरना एक अत्यंत यहाँ पे प्रसिद्ध मुहावरा आपको पता है, जिसका अर्थ होता है कि संक्षिप्त रूप में बहुत बड़ी या गहरी बात कह देना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने के संकल्प हेतु उचित मुहावरा क्या होता है? तो बीड़ा उठाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए सबसे सटीक अर्थ क्या होगा? तो यहाँ देखो भागीरथ प्रयास का अर्थ होता है कि अत्यधिक कठिन या असाधारण प्रयत्न करना, ठीक है, प्रयत्न करना, जैसे राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए किया था, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा, असाधारण प्रयास, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही संधि विच्छेद सही अर्थ क्या होता है? तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है कि किसी ऐसी सुप्रदर्शी हस्ती को परिचय देना जो पहले से अत्यंत ख्यास्त हो, ठीक है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कि अचानक किसी बहुत ही बड़ी विपरीत यानी कि भारी मुश्किल में आ जाना, तो मुसीबत आना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। 44 देखिए। तू डाल डाल में पात पात लोककृत, इसमें जो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखो तू डाल डाल में पात पात, ये जो लोककृत अर्थ है, ये दोनों पक्ष का एक दूसरे से बढ़कर चालाक या होशियार होना, तो एक से बढ़कर एक चालाक होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 45 में।
अंधे के हाथ बटेरे लगना मुहावरे का सही संधि विच्छेद, ये सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखो, अंधे के हाथ बटेरे लगना मुहावरे का वास्तविक अर्थ है किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी विशेष योग्यता या परिश्रम के कोई बड़ी सफलता या मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हथेली पर सरसों नहीं जमती, लोककृत, इसमें अर्थ क्या है? इस लोककृत जो ये हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, लोककृत यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा इसका? कि प्रत्येक कार्य अपने नियत समय पर ही पूरा होता है, अत्यंत शीघ्रता या जल्दबाजी करने से काम तुरंत सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है, डायरेक्ट इसका लगा दीजिएगा। 47 देखिए, 99 की फेरे में पढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो 99 के फेरे में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि धन जोड़ने, संग्रह करने से अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में 24 घंटे व्यस्त रहना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा, धन कमाने में लगा रहना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का ये सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि अत्यधिक शर्मिंदा या लज्जित होना। ठीक है, जैसे कि किसी ने आपने चोरी की और पकड़े गए, तो उस यहाँ पे उस शब्द में इसको बोल सकते हैं कि घड़ों पानी पड़ जाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा, अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ होता है कि जीवन के वास्तविक कठिनाइयों और हकीकत का सामना करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, होश ठिकाने आना। ठीक है, सही अर्थ इसका हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को अवॉइड मत करिएगा। क्या कहता है यहाँ पे कि घोड़े पर सवार होना, मुहावरे का सही अर्थ तो शीघ्रता करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो एवरीवन, ये था हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगी होगी आपके लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसको पीडीएफ चाहिए प्लीज आप लोग मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।